नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि नवम स्थान में शुक्र हो या फिर इसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है, तो भाग्य स्थान में शुक्र है तो उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो फल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके जो पहले वीडियो है उसमें हमने एक नंबर स्थान से मतलब प्रथम स्थान से लेकर अष्टम स्थान तक जो शुक्र के जो परिणाम है फल है उसके संदर्भ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर ले सकते हो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर भाग्य स्थान में शुक्र है तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो उससे पहले हमें ये जानकारी होना ज़्यादा आवश्यक है कि भाग्य स्थान मतलब कौन सा स्थान या फिर नवम स्थान या कि कौन सा स्थान, कहाँ से उसकी गिनती होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि कुंडली की जो आकृति है वो लिखी गई है और इसमें आप 12 स्थान देख सकते हो या फिर 12 चौखटे देख सकते हो। तो आपके पास भी अगर कुंडली हो तो उसके संदर्भ में आप देख सकते हो। तो उसमें जो पहला स्थान है या फिर प्रथम स्थान जिसे लगन स्थान भी कहा जाता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो यह जो स्थान है इसे लगन स्थान कहा जाता है या फिर प्रथम स्थान कहा जाता है। तो इसे लगन स्थान क्यों कहा जाता है, उसके संदर्भ में शुक्र प्रथम भाव में जो पीढ़िया है उसमें डिटेल में कहा गया है कि इसे लगन स्थान क्यों कहते हैं। क्योंकि व्यावहारिक रूप से हम देखें तो लग्न या फिर विवाह जिसे हम कहते हैं, उस लग्न या फिर विवाह का अर्थ इस स्थान से बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका अर्थ इसे फिर लगन स्थान क्यों कहते हैं उसके संदर्भ में उस वीडियो में कहा गया है, जो कि शुक्र अगर प्रथम स्थान में है तो उसके संदर्भ में वो बताया गया है। तो यहाँ से अगर आप काउंटिंग करते हो तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर बाई तरफ से आप गिनती करते हो तो वो जो काउंटिंग वो पूरी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर 9 स्थान आते हैं, जैसे कि ये 12 स्थान भी हो जाते हैं। तो नवम स्थान में शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके पास अगर कुंडली है तो इसके उस कुंडली में आप विभिन्न प्रकार के जो अंक है वो भी आप इस चौखटे में देख सकते हो। जो वो अंक है वो जो राशियां हैं उसके संदर्भ में होती हैं, जैसे कि 1 से लेकर 12 राशियां हैं, उसी प्रकार से उसके संदर्भ में अंक भी लिखे जाते हैं। जैसे कि 6 नंबर के लिए कन्या राशि है, 8 नंबर के लिए वृश्चिक राशि है, 1 नंबर के लिए मेष राशि है। तो वो जो अंक है वो अंक, जैसे मैंने कहा कि ये प्रथम स्थान है, तो वह इस स्थान पर किसी भी प्रकार का अंक, कौन सा भी अंक आ सकता है 1 से लेकर 12 तक। और वो अंक तय कौन करता है, तो वो अंक है वो तय कर, या फिर यानी कि आपके जो लगन स्थान है, प्रथम स्थान है, उस स्थान में कौन सी राशि आनी चाहिए ये तय होती है आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, उसके आधार पर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंक नहीं लिखे। अगर अंक लिखता तो आपके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो सकती थी। जैसे कि इस वीडियो में हम सिर्फ यही चर्चा करने वाले हैं कि स्थान कौन सा है और कौन से स्थान में शुक्र है। जैसे मैंने कहा कि यह नवम स्थान है और यह नवम स्थान हर एक कुंडली में वही रहेगा, फिक्स रहेगा। स्थानों की जो गिनती होती है वो फिक्स होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। उसमें जो अंक होते हैं वो बदलाव हो सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि नवम स्थान में शुक्र अगर हो तो उसकी जो परिभाषा है, उसके जो फल है वो किस प्रकार के होते हैं, भाग्यस्थान इसे कहा जाता है। तो भाग्यस्थान में अगर शुक्र है तो आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। कीर्ति जिसे हम बोलते हैं भाग्य के लिए, वो बहुत ही अति उत्कृष्ट ऐसा योग बनाता है। सभी प्रकार के अधिभौतिक जो सुख होते हैं वो उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। देखिए, जो शुक्र ग्रह है और गुरु ग्रह है उनमें यही मूलभूत फर्क है। हालांकि गुरु जो है वो देवों के गुरु कहा जाते हैं और शुक्र है वो दैत्यों के गुरु या फिर राक्षसों के गुरु कहा जाता है। बौद्धिक रूप से देखे जाए तो दोनों जो ग्रह है वो करीबन सेम है। धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो दोनों सेम है, लेकिन शुक्र जो ग्रह है वो आपको अधिभौतिक सुख देता है और गुरु जो ग्रह है वो आध्यात्मिक सुख देता है। कई बार हम ऐसा सुनते हैं या फिर हमारे मन में भी होता है कि गुरु ग्रह आपको पैसे या फिर अधिभौतिक सुख देता है, लेकिन वो पूर्णतः गलत है। शुक्र जो ग्रह है वो आपको अधिभौतिक सुख देता है। अगर आपके कुंडली में शुक्र काफ़ी अच्छा है, जो अधिभौतिक या फिर इंद्रियजन्य सुख जो भी है वो आपको प्रदान करता है। तो इसी प्रकार अगर शुक्र भाग्य भाव में है तो आपको भाग्यवर्धक कहा जाता है। और व्यवहारिक रूप से हम जो भाग्य की इच्छा करते हैं, मतलब हम सुख की इच्छा करते हैं, अधिभौतिक सुख या फिर इंद्रियजन्य सुख की जो इच्छा करते हैं वो सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर गुरु है तो भी आपको सुख मिल सकता है, लेकिन हमारा जो तत्व ज्ञान है वो धार्मिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से देखा जाता है। इसीलिए जो गुरु है उसे सुख का कारक कहा जाता है, लेकिन वह आध्यात्मिक सुख होता है जो कि व्यवहारिक सुख में उसके मायने थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि अगर शुक्र आपके भाग्य भाव में है, नवम भाव में है, तो आपको आध्यात्मिक या फिर अधिभौतिक जो सुख है या फिर इंद्रियजन्य सुख है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। हालांकि बाकी जो भी बातें हैं कि मन की विशालता होना,
परोपकार होना, दूसरों को मदद करना, दूसरों की मदद करने में भाग्य समझना या फिर सुख समझना, या फिर समाज में आपकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। धार्मिक वृत्ति, ये भी धार्मिक वृत्ति के लोग होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। और कलाकार भी होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की कला होती है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कला के लिए पोषक भी योग होते हैं, काव्य, गायन, वादन या फिर किसी और कला में भी ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी रुचि रखते हैं। अगर तृतीय भाव में अच्छे ग्रह हैं, मतलब यहाँ पर ये तृतीय भाव में है, तृतीय भाव है, अगर इस भाव में अगर अच्छे मतलब योग है या फिर ग्रह है, यानी कि रवि, चंद्रमा या फिर खास करके बुध है, तृतीय भाव में अगर बुध है और नवम भाव में अगर शुक्र है, तो वो लेखन प्रकाशन जिसे हम बोलते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा, या फिर अध्ययन करना, लेखन करना, प्रकाशन करना, या फिर जो काव्य कला, ललित लिखान वगैरह के लिए ये जो योग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी शुभ होता है। लेखक, कुछ अच्छे दर्जे के लेखक भी इससे हम देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर चंद्र, गुरु और बुध ये जो ग्रह अगर तृतीय स्थान में है या फिर लगन स्थान में अगर हर्षल है, तो यह जो लेखक होते हैं वो जागतिक कीर्ति के बहुत ही माने हुए लेखक हो सकते हैं। यह प्रथम स्थान है, यहाँ पर अगर हर्षल है और यहाँ पर अगर बुध, गुरु या फिर चंद्रमा है और यहाँ पर अगर हर्षल है, तो वह जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जागतिक दर्जा के जो लेखक होते हैं वो अगर इस भाव के अगर ऐसे कोई योग है आपकी कुंडली में, तो लेखन के लिए वो जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर मतलब भाग्य भाव में अगर शुक्र है और उसके साथ रवि या फिर गुरु है, तो वो जो कुंडली है वो उच्च विद्या विभूषित हो जाती है। मतलब काफ़ी उच्च दर्जे के जो शिक्षण होते हैं, अभी वो जो शिक्षा होती है वो साइंस में भी हो सकती है या फिर गणित में भी हो सकती है या फिर तत्वज्ञान भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, लेकिन उच्च विद्या विभूषित हो जाती है वो कुंडली, काफ़ी उच्च दर्जे की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार अगर भाग्य भाव में गुरु शुक्र है या फिर नवम भाव में अगर शुक्र है, तो आयु के मतलब जीवन के 24, 32, 34, 40, 42 या फिर 48 ये जो साल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। या फिर इन सालों में जो व्यक्ति की जो ऊंचाई है, व्यक्ति काफ़ी ऊंचाई तक जाता है और काफ़ी उसके पास धन दौलत तो बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं, सांपत्तिक लाभ काफ़ी अच्छे तरीके से देखे जाते हैं। अभी भाग्य भाव में अगर शुक्र है और वहीं पर अगर नेपच्यून है, तो कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, कल्पना शक्ति होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि इस सदी के सबसे बुद्धिमान शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने भी वही कहा था कि बुद्धि से ज़्यादा कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि कल्पना शक्ति से ही नए नए जो ये होते हैं, शोध होते हैं, वो लगाए जाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ बुद्धि है, तो बुद्धि जो होती है वो तर्क शक्ति के ऊपर आधारित होती है और बुद्धि से कुछ नया नहीं हम देख सकते, नया नहीं सोच सकते। लेकिन कल्पना शक्ति एक ही ऐसी होती है जिससे हम नई नई बातें हैं वो सोच सकते हैं और उसके प्रति हम कुछ कर पाते हैं। तो अगर आपके भाग्य भाव में शुक्र के साथ अगर नेपच्यून है, तो आपकी जो कल्पना शक्ति है वो काफ़ी अच्छी होती है। मंत्र शास्त्र में प्रगति भी काफ़ी अच्छी होती है। ऑकल्ट साइंस जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपको अच्छे अनुभव आते हैं। अतीन्द्रिय अनुभव, सिक्स सेंस जिसे हम बोलते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं और बहुत थोड़े लोग होते हैं उनको इसके बारे में अनुभव आते हैं, क्योंकि आपकी जो अंतस्थ भावना होती है वो बहुत कोमल होनी आवश्यक है, बहुत नाजुक होनी आवश्यक होती है, जो कि अगर आपके भाग्य भाव में शुक्र के साथ अगर नेपच्यून है, क्योंकि नेपच्यून अतीन्द्रिय शक्ति के लिए या फिर मंत्र शास्त्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर शुक्र के साथ भाग्य स्थान में शुक्र के साथ अगर नेपच्यून है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो अतीन्द्रिय शक्ति है वो देती है, या फिर ऑकल्ट साइंस में काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर भाग्य भाव में ये दोनों ग्रह है, तो कन्या संतान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर संतान में कन्या के जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कन्या संतान होती है वो काफ़ी अच्छी साबित भी होती है भविष्य में जाकर। तो दोस्तों, ये था शुक्र अगर आपके भाग्य भाव में या फिर नवम भाव में है, तो उसके जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।